नमस्कार दोस्तों, आप सभी को एडको क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं बीपीएससी बिहार शिक्षक भर्ती सेकंड इंग्लिश लिटरेचर एससीईआरटी का क्लास 11th का प्रोच को आज हम डिस्कस करेंगे। चैप्टर 1 to 3 रहेगा आज के वीडियो में। दोस्तों, इससे पहले हम आप सभी के लिए 11th क्लास का ही पोइट्री सेक्शन का सारा वीडियो में बना चुका हूं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप जाकर देख सकते हैं मेरे चैनल पर। मैं इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दे दूंगा ताकि आपको सहूलियत हो आपको उसको क्लिक करके आपको देखने में। दोस्तों, जो सिलेबस है 11th क्लास का, जो आपका पीजीटी है, 11-12 का जो भी है पीजीटी सिलेबस बीपीएससी ने जो जारी किया था उसमें लिखा गया है कि आपका जो सिलेबस होगी वो ग्रामर और 11-12 के सब्जेक्ट और साथ ही साथ आपका स्टैंडर्ड जो है उस लेवल की होनी चाहिए। पिछला बार जो पेपर आया था आपका उसमें सिर्फ कंप्लीट ग्रामर, प्रोज, कह सकते हैं पैसेज और फिलर वगैरह था, लेकिन लिटरेचर से नहीं डाला था। लेकिन ये कहीं भी मेंशन नहीं है कि इस बार भी लिटरेचर से नहीं आ सकता। तो इस टर्म को, इस पार्ट को आपको इग्नोर करके नहीं चलना होगा, इसको आपको देखना चाहिए। ठीक है, तो यू मस्ट बी वॉच दिस वीडियो टिल एंड। ओके, तो अंत तक इस वीडियो को आपको देखना है, वीडियो की स्किप नहीं करनी है। और इसमें कंप्लीट एक्सप्लेनेशन आपको मैं बता रहा हूँ एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ताकि आपको हेल्प हो सके और ज़्यादा टाइम ना लगे। तो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देंगे और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे इस वीडियो को। ठीक है दोस्तों, जब आप रेनबो क्लास 11th की बुक आप पार्ट 1 ओपन करेंगे तो उसमें सबसे पहले आपका प्रोज सेक्शन है, दूसरी जो आपको मिलेगा पोएट्री सेक्शन, और थर्ड जो है रीड, थिंक एंड एंजॉय। तो प्रोज सेक्शन में जो आपका 12th चैप्टर है, तो फर्स्ट 3 चैप्टर को मैं आज डिस्कस करूंगा इस वीडियो में। जो फर्स्ट चैप्टर का नेम है वो एनिमल्स इन प्रिजन, डैट इज रिटेन बाय जवाहरलाल नेहरू। सेकेंड जो आपका चैप्टर है दोस्तों, नालंदा एंशिएंट सीट ऑफ लर्निंग, डैट इज रिटेन बाय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। एंड द third chapter name is A Snake in the Grass, and that is written by R.K. Narayan. The fourth chapter is The Rule of the Road, and that is written by A.G. Gardiner. And the fifth chapter is The Scientific Point of View, and written by J.B.S. Halden. And the sixth chapter is I Passed the Delhi Test, Sunil Gavaskar. And the seventh chapter is The Leader of Men, Siddharth Chaudhary. And the next chapter 8 Mother India, Subhash Chandra Bose. Ninth chapter National Unity, Nation and Nationalism, that is written by Jayaprakash Narayan. And the chapter is 10th Dolly at the Dentist, G.B. Shaw. And the 11th chapter The Three Wo, Mulk Raj Anand. And the last chapter यानी 12th of prose का क्या है, exceptional role of newspaper in development, that is written by K.R. Narayanan. तो दीज ऑल चैप्टर 12 चैप्टर है प्रोज सेक्शन में, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने जा रहा है। तो आज के इस वीडियो में हम 3 चैप्टर को डिस्कस करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एनिमल इन प्रिज। तो फर्स्ट इसमें जो क्वेश्चन आ सकता है कि एनिमल इन प्रिज जो है रिटिन किसके द्वारा की गई थी, तो जवाहरलाल नेहरू। इनका जो बॉर्न है इनके बारे में कुछ जान लेते हैं। इनकी जन्म 1889 को हुआ था, डेथ 1964 को हुआ था। ही वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यहाँ तक तो क्लियर है। एंड ही वॉज द पॉपुलर, ये चाचा नेहरू के नाम से बच्चों के बीच में फेमस थे। और ही वॉज द एजुकेटेड एट हैरो एंड कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, राइट। यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा दोस्तों। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो ये स्टडी करने के बाद बैरिस्टर बन जाते हैं। बैरिस्टर मीन्स वकील, और इंडिया लौट आते हैं। तो इंडिया कब रिटर्न होते हैं, 1921 में। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, ये डेट याद रखना है। जवाहरलाल नेहरू रिटर्न टू इंडिया इन 1921। नेक्स्ट आपका है ही वॉज डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के साथ काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होते हैं, उनके विचारों से, उनके आइडियोलॉजी से, और उनको उनसे जुड़ जाते हैं। जो भी हमारा फ्रीडम कैंपेन स्टार्ट रहती है, फ्रीडम स्ट्रगल चलता रहता है, उसके साथ ये ज्वाइन कर जाते हैं और पार्टिसिपेट करने लगते हैं। आज का जो एनिमल इन प्रिजन है, इन्हीं का कह सकते हैं कि ऑटोबायोग्राफी है, विच रील्स ऑटोबायोग्राफी से लिया गया है, जिसमें नेहरू का लव फॉर नेचर, यानी नेचर के प्रति जो नेहरू का
अफेक्शन है, अट्रैक्शन है, उस चीज़ को दिखाने की कोशिश किया गया है। इनके कुछ फेमस वर्क्स है जैसे कि एन ऑटोबायोग्राफी, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री एंड लेटर्स फ्रॉम अ फादर टू हिज डॉटर। दीज ऑल आर द फेमस वर्क्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू। सो डेट्स वाई ये था आपका डिस्क्रिप्शंस जवाहरलाल नेहरू का। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि कहाँ से लिया गया था, एन ऑटोबायोग्राफी। ठीक है, इसमें ये बताने की कोशिश है द विच रियल्स नेहरू लव फॉर नेचर। ओके, नेहरू का नेचर के प्रति कितनी लव था, प्यार था, प्रेम था, उन सारी चीज़ों को बताया गया। तो चलिए इसकी समरी जान लेते हैं फटाफट कि इसमें कहने की क्या कोशिश की गई है। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं फटाफट, कहीं जाना नहीं है। वीडियो को पसंद आए लाइक कर देंगे और स्किप तो बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि इसको इग्नोर भी नहीं करोगे आप। एग्जाम के पहले ज़रूर वीडियो देखना, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो कह सकते हैं कि ये जो एसे है ना, इट इज़ द फ्रॉम अ वॉल्यूम कॉल टुवर्ड्स फ्रीडम। ये फ्रीडम की तरफ मतलब मूव करता है और फ्रीडम से रिलेटेड ये जोड़ता है। इसमें एक ट्रू नेचर, मतलब जो इसमें जवाहरलाल नेहरू हैं वो एक ट्रू नेचर को डिस्क्राइब करते हैं। वो डिस्क्राइब करते हैं उस टाइम की बातों को जो जिस समय फ्रीडम स्ट्रगल चल रही होती है अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, और उन्हें बार बार ब्रिटिशर्स क्या करते हैं, जेल में डाल देते हैं। तो बहुत सारे जेल में उनको डाल दिया जाता है। और ये जो लिखी ये प्रोज जो है ये देहरादून जेल में लिखी गई है। ठीक है, तो अ पीरियड ऑफ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। सॉलिटरी कन्फाइनमेंट का मतलब होता है कैद करके रखना, मतलब एक अलग एक छोटी सी कमरा हो, एक छोटी सी कैद खाना हो जिसमें एक सिंगल पर्सन्स को रखा जाए। तो यहाँ पर जो देहरादून जेल है ना वो काफ़ी ज़्यादा इसलिए अच्छा है इनके मायने में कि जो बाहर का व्यू है, जो आउटर द वॉल्स, वो जो पहाड़ का व्यू, जो आपका माउंटेन है, इन सारे व्यू जो है उनको अच्छा लगता है। और सबसे बड़ी इस जेल की खासियत था कि कैदियों को, मतलब जो प्रिजनर को क्या करते थे इन लोग, घूमने का मौका देते थे। मतलब जेल के अंदर में ही घूमने का मौका देते थे सुबह शाम, जो काफ़ी ज़्यादा मतलब इनको एक्सपीरियंस था कि और जेल में जो रहे उससे ज़्यादा बेटर इनको फील करवाया है। ये चीज़ें था। ये ऐसे जो कंटेन्स डिटेल्स अकाउंट ऑफ साइट एंड साउंड ऑफ ऑब्जर्व फ्रॉम हिज सेल, मतलब वही चीज़ें बाहर की दुनिया को देखना। पार्टिकुलरली मेंशन हिज एक्सपीरियंस विद द डिफरेंट इंसेक्ट। और ये जहाँ रहते थे, जिस कमरे में रहते थे, जिस जेल में रहते थे, वहाँ पर इन्हें बहुत सारे नेचर का क्रिएचर्स देखने को मिला, जैसे कि लाइक इंसेक्ट हो गया, बर्ड हो गया, स्मॉल एनिमल्स, स्ट्रे डॉग्स एंड किटन। इन सारी चीज़ों से इनको लगाव हो गया, अफेक्शन हो जाता है। मतलब कहने का मतलब है कि ये बोलते हैं कि हम अकेला नहीं रह रहे हैं, इस जेल में बहुत सारे मेरे साथ नेचर का जो क्रिएट किया हुआ जो क्रिएचर्स है वो सारे हैं, है ना। इन रीडिंग द प्रोज पाइस और अटेंशन इज कॉन्स्टेंटली ड्रॉन हिज कीन ऑब्जर्वेशन, हिज प्रोफाउंड लव फॉर एनिमल्स। मतलब ये प्रोज ऐसा है, ये ऐसा दिखाने की कोशिश किया गया है, ये लिखते हैं कि एनिमल के प्रति उनकी जो लगाव था, प्रोफाउंड था, वो कितनी गहरी थी, डेप्थ थी, ये दिखाने की कोशिश की गई है। नेहरू सेक्रीफाइड हिज ओन कंफर्ट। नेहरू कहते हैं कि नेहरू की जो जीवन थी वो कंफर्ट, मतलब जो विलासतापन, जो ये एक्चुअली ही वाज बिलोंग्स टू अ रिच फैमिली। तो उस कंफर्ट लाइफ को छोड़कर इस जेल में रह रहे थे, फैमिली लाइफ को छोड़कर, है ना, कह सकते हैं कि इनको जेल में रख दिया गया था। एंड फाइट अगेंस्ट द फॉरेन रूल, और इसलिए जेल में इनको कैद कर दिया क्योंकि वो लड़ रहे थे ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, और ब्रिटिशर्स इनको बार बार जेल में डाल दे रहे थे। ऑफन ही हैड टू स्टे अवे फ्रॉम हिज नियर एंड डियर वंस वेरी फ्रिक्वेंटली। He also had to live in the most unfavorable conditions in the various prison where he was lodged during his association with the freedom struggle and civil disobedience movement, है ना, असहयोग आंदोलन, इन सारी चीज़ें जो मूवमेंट था वो गांधी जो जी द्वारा चलाई जाती थी, और इस मूवमेंट में वो जुड़ते थे और काफ़ी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते थे। तो ये ऐसे में यही चीज़ बताने की, इलिस्ट्रेट करने की कोशिश किया, द एक्सेलेंस ऑफ नेहरू प्रोज स्टाइल। नेहरू की जो प्रोज स्टाइल्स है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सेलेंस है, नेचर के प्रति जो अट्रैक्शन है, लव, और इंसेक्ट जो क्रिएचर है उनके प्रति लगाव जो है इन नेहरू को दिखाया गया है इसमें। तो ये था इनका पहला प्रोज। मैं वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इस वजह से थोड़ा सा मैं इसको कट करके इम्पॉर्टेंट पॉइंट को आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो आपके लिए भी बेटर होगा, और जब आप पढ़ाने जाओगे ना स्कूल्स में तो तब पर भी ये वीडियो आप देख के जाना, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रोच की तरफ। नेक्स्ट प्रोच का नाम है आपका
नालंदा एंशिएंट सीट ऑफ लर्निंग, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जी हाँ, पहला फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, सेकंड फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की लिखी हुई प्रोज है। तो इससे देखते हैं चैप्टर सेकंड। दोस्तों नालंदा, आपको मालूम है कि एंशिएंट टाइम में नालंदा काफ़ी ज़्यादा फेमस प्लेस रहा है। किस लिए? फॉर लर्निंग, है ना। तो यहाँ एंशिएंट सीट ऑफ लर्निंग का मतलब ये हुआ कि जो एंशिएंट टाइम में बैठ कर पढ़ना, वहाँ पर एक प्लेस, सीट का मतलब एक जगह रहा है फॉर लर्निंग के लिए, काफ़ी ज़्यादा फेमस। तो पहले हम कुछ जान लेते हैं राजेंद्र प्रसाद के बारे में। इनकी जन्म 1884 में हुई थी। इनकी जन्म कब हुई थी? 1884 में। इनकी डेथ 1962 में हुआ था, ठीक है। और इनकी जन्म आपको मालूम होना चाहिए जीरादेई बिहार में ही हुआ था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर था। फर्स्ट ये प्रेसिडेंट बन जाते हैं रिपब्लिक इंडिया का। रिपब्लिक क्यों? गणराज्य इसको बोला जाता है दोस्तों, फ्रीडम इंडिया नहीं। फ्रीडम इंडिया के बाद 1947 में हम आज़ाद होते हैं और 1950 में हमारा रिपब्लिक, मतलब हम रिपब्लिक होते हैं, मतलब हमारा उस दिन कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट होता है, ठीक है। तो ये 3 साल तक ब्रिटिश ही चलाते हैं, आज़ाद तो कर देते हैं लेकिन ऑफिशियली आज़ाद, मतलब सारा अगर रूल्स वगैरह लॉ बनाना हो तो बीच में ब्रिटिश से ही चलती थी। खैर बाय द वे यहाँ पर चलते, ही ऑल्सो सेड गांधीज ग्रेट विजन। ये भी गांधी की विजन से और उनके आइडियोलॉजी से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे और उनके विजन को हमेशा शेयर किए। ही वॉज द ग्रेट स्कॉलर हु, राजेंद्र प्रसाद वॉज द ग्रेट स्कॉलर, हिस्टोरियंस, एजुकेशनिस्ट, लॉफ्टी आइडियलिस्ट एंड सोशल रिफॉर्मर एक्सेट्रा। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो स्पीच है नालंदा इनॉग्रेशन एक लाइब्रेरी का करने आते हैं, चलो हम स्टार्ट करेंगे तब पता चल जाएगा। तो उसी समय ये उनसे ये स्पीच से लिया गया, उनके द्वारा जो राजेंद्र प्रसाद की जो स्पीच है वॉल्यूम 1, वहाँ से ये ली गई है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू। ये आ सकता है क्वेश्चन कि नालंदा एंशिएंट सीट ऑफ लर्निंग टेकन फ्रॉम व्हाट, किससे ली गई? तो द स्पीच ऑफ नालंदा एंशिएंट सीट ऑफ लर्निंग टेकन फ्रॉम स्पीचेज ऑफ प्रेसिडेंट नरेंद्र प्रसाद वॉल्यूम 1। ओके, मूव ऑन। टेक्स्ट समरी देखते हैं इसका क्या है ब्रीफली। ओके, तो देख लेते हैं समरी में। पहला हम जो देखेंगे कि जो राजेंद्र प्रसाद है वो जो ग्लोरीनेस जो है नालंदा यूनिवर्सिटी की जो ग्लोरीनेस है उसको एक्सप्लेन करते हैं। द गवर्नमेंट ऑफ बिहार टुक अ डिसीजन, वो कहते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ बिहार ने एक डिसीजन लिया है, इस्टेब्लिश द मगध रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी। उन्होंने मगध रिसर्च इंस्टीट्यूट इस्टेब्लिश सेटअप करने की बात कही है। किसने? गवर्नमेंट ऑफ बिहार ने। और उसमें क्या रिसर्च होगा? पाली और प्राकृत रिसर्च एंड बुद्धिस्ट लिटरेचर एंड फिलोसफी को रिसर्च किया जाएगा। इज इट क्लियर ना? एंशिएंट डे जो अब बताते आएगा कि जो एंशिएंट डे रहा है, नालंदा डिड ग्लोरियस वर्क नॉट ओनली इन द फील्ड ऑफ नॉलेज, सिर्फ नॉलेज की फील्ड में ही काफ़ी ज़्यादा फेमस नहीं रहा है, बट ऑल्सो यूनिटिंग वेरियस पार्ट ऑफ एशिया, ठीक है। द मैसेज ऑफ नालंदा वॉज हियर्ड अक्रॉस द माउंटेन एंड ओशन ऑफ द एशियन मेनलैंड। जो नालंदा की जो गाथाएँ हैं, जो नालंदा की जो कहानियाँ हैं, जो इसकी रियलिटी है, पहाड़ के उस पार भी दूसरे देश, ओशन, समुद्र के उस पार भी सुनी जाती है, मतलब फेमस है। इट कंटिन्यू टू बी द सेंटर ऑफ एशियन कॉन्शियसनेस फॉर नियरली 6 सेंचुरी। मतलब वो आगे कहते हैं कि एशियन कॉन्शियसनेस में, मतलब एशियन जो कॉन्टिनेंट है, लगभग 6 सेंचुरी में काफ़ी ज़्यादा नालंदा जो विश्वविद्यालय था, यूनिवर्सिटी, काफ़ी फेमस था। द हिस्ट्री ऑफ नालंदा डेट्स बैक टू द एज ऑफ लॉर्ड बुद्धा। आगे वो कहते हैं अपने स्पीच में कि नालंदा जो है, नालंदा की जो हिस्ट्री है वो लॉर्ड बुद्धा और लॉर्ड महावीरा के टाइम में काफ़ी ज़्यादा फेमस रहा है, उसी टाइम में। द हिस्ट्री शो, जो इतिहास गवाह है, नालंदा यूनिवर्सिटी फ्लोरिस्ड, फलता फूलता था, फ्रॉम लॉर्ड बुद्धा एंड एम्पायर अशोका टू द गुप्ता एज, मतलब लॉर्ड बुद्धा से लेकर एम्पायर अशोका टू द गुप्त एज तक ये काफ़ी ज़्यादा इसकी जो कीर्तिमान है, जो इसकी फेमस है, पॉपुलैरिटी है, काफ़ी ज़्यादा फेमस था दोस्तों। आगे बढ़ते हैं कि फाहियान, फिर फाहियान एक आते हैं जो एक पिलग्रिमेज होते हैं, विजिट नालंदा 4th सेंचुरी। 4th सेंचुरी में वो पहुंचते हैं भाई साहब। और 7th सेंचुरी में सेवेंथ सेंचुरी के टाइम में जो उस समय हर्षवर्धना राजा रहते हैं, ह्वांग सांग, ओके, ह्वांग सांग जो इंडिया विजिट करते हैं
नालंदा हाइट, और उस समय नालंदा की जो ग्लोरी है काफ़ी एकदम पीक पर रहता है। तो ह्योंग सॉन्ग जो है वो अपने राइटिंग में लिखते हैं नालंदा डिराइव फ्रॉम नालम दा। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। नालंदा जो है होंगशोंग की राइटिंग में उनके नालंदा का मतलब होता है नालम दा, और नालम दा का मीन्स होता है द पीस ऑफ माइंड। इन्होंने अपने राइटिंग में लिखा, ठीक है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन दैट कीप इन माइंड्स, ओके, डोंट फॉरगेट इट because it's important for your examination point of view. Okay, so now next point, Nalanda University was established with the help of public charity and donations. तो नालंदा जो यूनिवर्सिटी था ना, ये इस्टेब्लिश की गई थी पब्लिक चैरिटी और डोनेशन से। इज इट क्लियर ना? सेकंड, द 8th सेंचुरी की अगर हम बात करें, द इंस्क्रिप्शन ऑफ यशवर्मन गिव्स फुल डिस्क्रिप्शन ऑफ बिहार एंड संघ इन इंडिया। 8th सेंचुरी में जो इस वर्मन का जो इंस्क्रिप्शन है वो पूरी डिस्क्रिप्शन देता है बिहार का, विहार 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 VIHAR, ओके, नॉट बिहार, संघ इन इंडिया। द टीचर, उनकी डिस्क्रिप्शन के अनुसार कि टीचर जो शिक्षक और शिष्य जो नालंदा में होते थे मेड कम्प्लीटली फ्री फ्रॉम इकोनॉमिक बैरियर, उन दोनों फ्री होते थे, कोई इकोनॉमिक्स दबाव नहीं थी। टू मेट रेकरिंग एक्सपेंडिचर ऑफ द यूनिवर्सिटी देयर वाज ट्रस्ट, ओके, और इनकी जो खर्चा थी वो ट्रस्ट उठाती थी, ट्रस्ट से जुड़ा हुआ था। द रिसोर्सेज ऑफ इनकम वेयर गिस्ट ऑफ लैंड, बिल्डिंग एंड रेवेन्यू ऑफ 100 विलेज, है ना। इनकी जो इनकम थी रिसोर्सेज की, वो गिस्ट ऑफ लैंड था, टैक्सेस की बात हो रही है, बिल्डिंग से टैक्स, और जो रेवेन्यू 100 गांव से जो रेवेन्यू कलेक्ट होती थी उन सारे से इनकी जो खर्च है पूरा होता था। आगे बात करते हुए बढ़ते हैं, इसकी जो समरी है, दिस प्रॉपर्टी ऑफ ट्रस्ट इंक्रीज टू 200 विलेज बाय द टाइम, ओके, होंगशांग विजिट। उत्तर प्रदेश, बिहार एंड बंगाल हैड टेकन कंसिडरेबल पार्ट एट द गोइंग ऑन द नालंदा यूनिवर्सिटी। तो उस समय उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, ये सभी इसका पार्ट रहा। नालंदा काफ़ी एक वाइटर रोल प्ले किया था इंटरनेशनल रिलेशन को कनेक्ट करने में, ओके, और इम्प्रेस्ड बाय द अचीवमेंट ऑफ नालंदा। The emperor of Java had a large vihar constructed here to give visual expression, है ना। जो जावा का एम्पायर था वो उसने बहुत सारे विहार कंस्ट्रक्ट किए, ओके। एक्सप्रेशन ऑफ हिज डिवोशंस ऑफ लॉर्ड बुद्धा, वो मतलब काफ़ी बड़ा एक्सप्रेशन रहे थे डिवोशंस ऑफ लॉर्ड बुद्धा। एंड नालंदा इंजॉयड इट्स ग्लोरी ऑल ओवर द वर्ल्ड, और नालंदा का जो ग्लोरीनेस है, जो पॉपुलैरिटी है, फेमस है, वो काफ़ी नॉट ओनली इन इंडिया, इट्स अ मोस्ट फेमस आउट ऑफ इंडिया ऑल्सो, ओके। नालंदा है 10,000 स्टूडेंट, ऐसा आज डिस्क्रिप्शन मिलता है कि नालंदा में उस समय 10,000 स्टूडेंट हुआ करते थे, 1,500 टीचर हुआ करते थे, ओके। ह्योंग सॉन्ग जब विजिट किए उन्होंने अपने राइटिंग में लिखा, नालंदा वाज देन ओनली सेंटर ऑफ हायर एजुकेशन। नालंदा वाज देन ओनली सेंटर ऑफ हायर एजुकेशन के लिए नालंदा सिर्फ एकमात्र जगह था। स्कॉलर्स फ्रॉम डिस्टेंट कंट्री, स्कॉलर जो बड़े बड़े विद्वान थे वो नालंदा आते थे स्टडी करने के लिए, अध्ययन करने के लिए, जैसे कि चाइना से आते थे, कोरिया, तिब्बत, तुर्किस्तान, मंगोलिया, इस सभी जगह पर से नालंदा स्टडी करने आते थे, ओके। और दे ऑल आर विजिट एंड स्टडी एंड कलेक्ट बुद्धिस्ट लिटरेचर। इट हैड द बिगेस्ट लाइब्रेरी इन इंडिया, इट्स ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। नालंदा में एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी थी। स्कॉलर्स फ्रॉम डिस्टेंट कंट्री here study the copies of many manuscript and translated them into their own language। बहुत सारे जो स्कॉलर्स आए और जो लिखी गई जो पुस्तकें थी, मनुस्क्रिप्ट थी, उसको ट्रांसलेट किए उन लोग अपने लैंग्वेज में, अपने कंट्री के लैंग्वेज में उन्होंने ट्रांसलेट किया। मतलब सारा कुछ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अपनी स्पीच में बता रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आगे 12th सेंचुरी आती है, तो द लाइब्रेरी वॉज डिस्ट्रॉयड, लाइब्रेरी को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। एंड मेनी ऑफ द manuscript had already found their way to their country and are still there, है ना, या चुरा लिए जाते हैं और फाड़ दिए जाते हैं, जला दिए जाते हैं, ये सारी चीज़ें होते हैं। एटलीस्ट 100 लेक्चर्स वे डिलीवर्ड एवरी डे एट नालंदा। कहा जाता है कि मतलब ऐसा वो बता रहे हैं कि 100 लेक्चर्स हर दिन नालंदा यूनिवर्सिटी जो है नालंदा में दी जाती थी। बोथ ब्राह्मणिकल एंड बुद्धिस्ट लिटरेचर, ब्राह्मणिकल ब्राह्मण से रिलेटेड एंड बुद्धिस्ट बुद्धा से लिटरेचर, फिलॉसफी साइंस
आर्ट वेयर द सब्जेक्ट ऑफ द सिलेबस, ये सारे सिलेबस हुआ करता था। वेदाज एंड एलाइड लिटरेचर, वेदाज और एलाइड लिटरेचर भी पढ़ाई जाती थी वहाँ पर। इन द सिलेबस ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी, अगर नालंदा यूनिवर्सिटी की सिलेबस की अगर हम बात करें तो उसमें ग्रामर भी था, लॉजिक, मेडिकल साइंस एंड हैंडीक्राफ्ट वेयर कंपलसरी वाइल द स्टडी फिलोसफी एंड रिलीजन वाज वन ऑन नॉन्स स्पेशल इंटरेस्ट। तो ये सारे स्पेशल कंपलसरी सब्जेक्ट हुआ करता था है फिलोसफी और ये सभी के साथ। उसके बाद आगे द नॉलेज ऑफ ग्रामर इनेबल्ड स्टूडेंट टू गेट मास्टरी ऑफ द लैंग्वेज। ग्रामर की नॉलेज अगर है आपके पास तो आपको लैंग्वेज मास्टरी हासिल करने में हेल्प करता था। लॉजिक taught them to judge every issue rationally. Medical science enable them to keep themselves in a perfect health. मेडिकल साइंस स्टडी करते थे और उन्हें हेल्प होता था अपने आप को फिट रखने में। हैंडीक्राफ्ट वाज कंपलसरी टू मेक देम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। ओके, हैंडीक्राफ्ट जो था मतलब वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होते थे, इतनी अच्छे से सिखाई जाती थी। हॉन्गशंग स्टडी करते लॉ, योगा, फोनेटिक्स लैंग्वेज की मतलब स्टडी ऑफ लैंग्वेज एंड पेनिस ग्रामर्स एट द फीट ऑफ आचार्य शिलभद्र द चांसलर ऑफ द यूनिवर्सिटी। उस समय मतलब चांसलर ऑफ द यूनिवर्सिटी कौन थे? आचार्य शिलभद्र। बिसाइड्स, पढ़ाई के अलावा, बिसाइड्स स्टडी लिटरेचर एंड रिलीजन, धर्म और लिटरेचर के अलावे भी नालंदा वाज ऑल्सो द सेंटर ऑफ फाइन आर्ट्स। नालंदा काफ़ी अच्छी फाइन आर्ट्स का सेंटर हुआ करता था। इट्स अ ट्रू दैट द अचीवमेंट ऑफ नालंदा वाज ऑल राउंडेड विच रिलीजन्स। ओके, philosophy, language and handicrafts the equal importance. We should aim at reviving the educational system of the past and re-establish Nalanda as a center of art, literature, philosophy and religions and science. These all are the important for us. Okay, तो इस तरीके से दोस्तों वहाँ पर वी शुड एम टू रिवाइविंग एजुकेशनल सिस्टम, वहाँ पर एजुकेशनल सिस्टम को रिवाइव किया गया। पास्ट एंड री एस्टैब्लिश नालंदा एंड सेंटर ऑफ आर्ट। नालंदा एक आर्ट सेंटर बना, लिटरेचर सेंटर बनी, फिलोसफी, रिलीजन्स एंड साइंस सेंटर बना। दोस्तों तो ये नालंदा का काफ़ी मतलब अपनी स्पीच में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक्सप्रेस कर रहे हैं, वर्णन कर रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें थी। नेक्स्ट आगे हम बात करते हैं, नेक्स्ट चैप्टर हमारा है द स्नेक इन द ग्रास का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो आर के नारायण की द्वारा लिखी गई है ये बुक। ओके, प्रोज, और इसमें इनका जो आर के नारायण का जो फुल नेम है दोस्तों ऋषिपुरम कृष्णा स्वामी नारायण, ऋषिपुरम कृष्णा स्वामी नारायण। इनकी जो बॉर्न है 1906 में होता है और इनकी डेथ होती है 2001 में। ही वॉज द विनर ऑफ साहित्य अकादमी अवार्ड विनर 1960 में इनको साहित्य अकादमी मिला था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकता है। ही वॉज वन ऑफ द मोस्ट अकॉम्प्लिश्ड एंड वेल नोन इंडियन राइटर्स। ओके, तो इनकी राइटिंग में रियलिज्म देखने को मिल जाता है, आयरनी एंड ह्यूमर, हास्य, व्यंग, रियलिटी, इन सारे चीज़ों को इनकी राइटिंग में देखने को मिलता है दोस्तों। ही पेंट्स द आइडियोसिंक्रेसिस ऑफ पीपल। ओके, मतलब काफ़ी कह सकते हैं कि एक सभ्य तरीके से इनके जो डिसिप्लिन है राइटिंग का बहुत ज़्यादा है। कंज्यूमेट स्किल्स देखने को मिलता है। फेमस वर्क रहा है इनका गाइड, एक नोवेल है। नेक्स्ट संडे कलेक्शन ऑफ एसे का काफ़ी ज़्यादा फेमस रही थी। एंड लॉली रोड कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरी। और ये जो आप पढ़ने जा रहे हैं स्नेक इन द ग्रास, ये एस्ट्रोलॉजर्स डे एंड अदर स्टोरी से ली गई, काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो स्नेक इन द ग्रास स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले बता दें दोस्तों, अगर मेरे चैनल पर आप नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इसको बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आपको हर नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। ठीक है, तो यहाँ पर और आगे हम बताते हैं कि जो स्नेक इन द ग्रास का जो मोरल है, ट्रस्ट करो लेकिन ब्लाइंड फेथ मत करो। ट्रस्ट करना है लेकिन बिना जांचे पर परखे किसी पर विश्वास बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट द समरी। तो सबसे पहले वन आफ्टरनून द मेंबर ऑफ फैमिली वेयर टेकिंग रेस्ट इनसाइड द हाउस। एक सुबह, एक दोपहर जो घर का मेंबर्स थे घर में रेस्ट कर रहे थे। अ साइकिलिस्ट रैंग द बेल ऑफ हिज साइकिल। एक साइकिलिस्ट गुजरता है, अपने बेल को बजाता है एंड अनाउंस्ड, जोर से चिल्लाता है, ही हैड सीन अ स्नेक एंटरिंग द कंपाउंड
ऑफ द हाउस। वो चिल्लाता कि इस घर के कंपाउंड में मैंने एक सांप अंदर घुसते हुए देखा। ओके, चलो ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गई। मेकिंग अनाउंसमेंट ही फॉलोड हिज वे, अब चिल्लाते हुए भागा। द फैमिली कंसिस्टिंग ऑफ द मदर एंड हर 4 सन्स assembled एट द गेट आफ्टर लिस्टिंग इट। जैसे ही उन्होंने ये वर्ड सुना, गेट की तरफ भागा। दे फाउंड देयर ओल्ड सर्वेंट दासा स्लीपिंग इन द शेड। उन्होंने देखा कि दासा सो रहा है अपने शेड में। दे वेक अप इन हिम, वे लोग उसके पास पहुंचते और बोलते, जागो मोहन प्यारे, जागो, जल्दी जागो। क्या हुआ भाई? हिम नोन अबाउट द एंट्री द स्नेक इन द कंपाउंड ऑफ देयर बंगलो। बंगलो में एक सांप घुस गई है, कंपाउंड में आ गई, जल्दी जागो। द सर्वेंट ट्राई टू इग्नोर द मैटर। सर्वेंट ने कोशिश किया इस मैटर को ख़त्म कर दिया जाए, इग्नोर कर दिया जाए, अनसुना कर दिया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता। दे फोर्स्ड हिम टू सर्च द कोबरा। और फैमिली मेम्बर जो है ज़बरदस्ती ज़ोर से बोलते हैं कि बेटा तुम सर्च करो कोबरा को जो घुसा है, अगर नहीं सर्च किया ना तो तुमको हम बताते हैं। कौन बोलते हैं? फैमिली मेम्बर्स नौकर को, जिसका नाम क्या रहता है? दासा। याद रखेंगे कैरेक्टर नेम दासा। ओके, दे थ्रेटेंड हिम टू डिसमिस। उन्होंने धमकाया भाई नौकर को, देख भाई अगर तुम नहीं करते हो सांप को ढूंढ पाता है, अगर तुम सांप ढूंढने में, स्नेक को ढूंढने में तुम फेल हो जाते हो तो तुमको डिसमिस कर दिया जाएगा, नौकरी से हटा दिया जाएगा। सब नेबर्स जो पड़ोसिया टुगेदर एक जगह आ जाते हैं, चार्ज देयर सर्वेंट विथ बीइंग लेजी। अब लो हो गया, अगर आप एक बोली बोलते हो ना, पड़ोस वाले सुनकर 10 बोली बोलेंगे, कमेंट करेंगे यार ही वॉज लेजी। हाँ, द सर्वेंट डिफेंडेड हिमसेल्फ, डिफेंड करता है, अपने आप को बचाता है। सेइंग हिज रेगुलर डिमांड ऑफ ग्रास कटर मशीन। ओके, वो बोलता है कि मैं कितने दिनों से बोल रखा आप सभी को कि मुझे ग्रास कटर ला के दो, क्योंकि ग्रास इतनी बढ़ गई है कि उसको कट करने के लिए मेरे पास मशीन नहीं है। दे टॉक्ड ओवर इट एट प्राइस फॉर अ वाइल। इन द मीन टाइम अ college boy of the family came in. He read out the statistical data he had collected about the death of people due to snake beating. और वो उसी समय लेकर आ जाता है डेटा कि कितने लोग मरे हैं स्नेक के काटने से। लो हो गया, आग में घी डालने का काम करता है। लो, द बॉय ऑफ द फैमिली बॉट इन बम्बू स्टिक, और वो लड़का बम्बू स्टिक भी लेके आता है। प्रेस्ड वन इनटू द हैंड ऑफ द सर्वेंट, एल्सो दे देता है। They worked with the creepers, bushes and everything in the garden, but they could not find the snake. सब कुछ छान मारा, नौकर ढूंढना स्टार्ट कर देता है, but they could not find the snake. Okay, when there was nothing more he done, the servant asked triumphantly where the snake was. मतलब triumphantly का मतलब होता है विजय पाते, किधर है सांप, किधर गया। इन द मीन टाइम, दोपहर का टाइम था, एन ओल्ड सी बेगर क्राइड एट द गेट फॉर आर्म्स। दे आस्क्ड हर नॉट टू डिस्टर्ब एज दे वी हंटिंग अ स्नेक। ओल्ड सी बेगर, एक मतलब सी बेगर को सुनाई उसके रोते हुए सुनती है। लो, हियरिंग दिस द ओल्ड वुमन अनाउंस्ड इट टू बी जी सुब्रमण्यम forbid its killing. Okay, mother agreed to her statement, resembling her promise. Abiscum, she gave a coin to the old woman. एक क्वाइन देकर उस वुमन को चलाती है कि जाओ तुम भाई जाओ। शॉर्टली एंड ओल्ड मैन अपीयर एट द गेट। फिर कुछ देर के बाद एक और आदमी आ गया। नाउ हिमसेल्फ एज स्नेक चार्मर, वो अपने आप को स्नेक चार्मर बोलता है। स्नेक चार्मर जो सपेरा होता है उसको बोला जाता है। दे गैदर अराउंड हिम, वे लोग उसके सामने मतलब चारों तरफ आ जाते हैं। ही नैरेटेड द स्टोरी ऑफ हिज विक्ट्री ओवर स्नेक। वाओ, एक नया सा सब सांप को लेकर एक स्टोरी इन्होंने नैरेट करता है, वो करता है सपेरा। ही आस्क्ड हिम टू कैच द कोबरा बट हेल्पलेसली। ही आस्क्ड, वे लोग बोलते हैं, कहते हैं कि मैं कोबरा को पकड़ने में असफल रहा। ही सेड टू देम दैट कुड नॉट नथिंग अनलेस दे शो हिम where the cobra was. He gave them his name and raised and asked to call him if they saw the snake. Okay, वही चीज, he gave them his name, वो नाम देगा और एड्रेस देगा, और asked to call him if they saw the snake. ठीक है, जब वो देखेगा तो तुम कॉल कर देना, बुला लेना। इस तरीके से चीज़ें यहाँ पर आता है। चलो, लास्ट 2 स्टेज है। अब 5 in the evening, 5 बज जाते हैं।
They threw a stick and started talking about their strategy to meet the critical situation. In the meantime, the old servant appeared with pot in his hand. उस छोटे से गमले में मतलब पॉट में हाथ डालता and declared that he caught the snake. Declared that he caught the snake. The servant bragged about his bravery and asked him not to blame him, calling a dull and idle. वो पकड़ चुका और उसे ब्लेम करना और उसे डल कहना बंद करो. He talked to hand over the snake to the snake charmer. और he talked to hand over the snake to the snake charmer who was living nearby. The mother appreciated him and went away. It was 5 minutes since Dasa had gone when the youngest son cried, "See there, a cobra came out of a hole in the compound." Oh, oh. Had paused for a moment to look at the gathering and they crawled under the gate and disappeared along a drain. A mystery remained where there were two snakes there or not. If not, what was in the pot? The servant had gone outward. Had they checked the pot, it would have been cleared. Everything is cleared. तो यहाँ पर सांप नहीं मिलता है ढूंढने के बाद भी, तो इसीलिए कहा जाता है. इसका मोरल क्या है दोस्तों? लास्ट में अगर मोरल की हम बात करते हैं तो मोरल ये निकल कर आया कि ट्रस्ट करो लेकिन उसकी वेरीफाई भी करो. ठीक है, वेरीफाई करो. ऐसे नहीं, ब्लाइंड फेथ नहीं होना चाहिए दोस्तों. अगर ब्लाइंड फेथ करते हो, ट्रस्ट करते हो ब्लाइंड फेथली, तो आपको धोखा होगा. तो इसीलिए कहा जाता है कि एक और भी अगर ग्रास ये मतलब जो आपका है, we should always verify before trusting everyone. Blind trust will only lead us to trouble. अगर किसी पर ब्लाइंड ट्रस्ट करते हो तो हमेशा आपको धोखा होगा, परेशानी में डाल सकता है. ठीक है, जस्ट लाइक द फैमिली मेम्बर्स फेस्ट, जस्ट लाइक द फैमिली मेंबर्स फेस्ट. तो दोस्तों ये कहानी था आज का. तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा. आपके एग्जाम्स की पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा है. हाफ एन आवर का वीडियो है दोस्तों, इसको देख लेना, इग्नोर मत करना. नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखना. ठीक है, और तैयारी करते रहोगे आप. कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग, और उम्मीद करते हैं कि इस बार आपका सिलेक्शन पक्का हो. जय हिंद, जय भारत.